हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, उसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। तो उससे पहले हमें अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाना है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसके नोटिफिकेशन आने से पहले हमको कम से कम 70% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। बाकी जो रह गए से सिलेबस या रिवीजन वो हम वैकेंसी आने के बाद भी कर सकते हैं। विवेक सर जो यूपीएसआई टॉपर 2017 के थे, उनके द्वारा लॉन्च की गई, मतलब एग्जामपुर के द्वारा लॉन्च की गई हम यूपीएसआई मॉड्यूल को सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका फ़ोटो लगा हुआ है और ये है आपका मॉड्यूल 6। इसके हम कुछ टॉपिक कवर करा चुके हैं, जैसे मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, विमुद्रीकरण, सोशल मीडिया और उसके बाद आपका शेयर बाज़ार, ये सब टॉपिक हम कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा है क्या, जनगणना। जनगणना का इतिहास, यानी भारत एवं उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में हम बात करेंगे। किसकी? भारत व उत्तर प्रदेश की जनगणना, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वीडियो सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हम इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डलवा देंगे, जहाँ से आप जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। यहाँ पर देखिए क्या हेडिंग दी गई है। आज का टॉपिक है जनगणना का इतिहास। एक मिनट, आज का टॉपिक क्या है हमारा? जनगणना का इतिहास। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें कहा गया है सन 1500 ईसा पूर्व में मूसा द्वारा इजराइल के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है। किसके द्वारा? मूसा द्वारा इजराइल के निवासियों का उल्लेख, जनगणना का उल्लेख कब मिलता है? 1500 ईसा पूर्व में। इसका प्रमाण कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में पाया गया। जो इसका प्रमाण था वह किस रूप में पाया गया था? कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी 321 से 269 ईसा पूर्व के अनुसार राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना आंकड़ों की उपयोगिता को बताना है। ठीक है, आगे दिया गया है मध्यकाल में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। अभी देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार हुए आपके, किस कौन कौन सा, यानी आईने अकबरी किसने लिखी है? तो आप कहेंगे अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। और इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो जनगणना का उल्लेख मिलता है। किस काल में? मध्यकाल में। मध्यकाल में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। आधुनिक काल में सुव्यवस्थित ढंग से जनगणना सबसे पहले स्वीडन में 1749 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1749 ईस्वी में। कहाँ की गई थी? स्वीडन में। यानी आधुनिक काल में व्यवस्थित जनगणना जो है कब की गई थी? 1749 में स्वीडन में देखने को मिली थी। ठीक, ये याद रखिएगा। मध्यकाल में अबुल फजल की एक रचना थी आईने अकबरी, उसमें जनगणना का उल्लेख मिला था बस। लेकिन आधुनिक काल में सुव्यवस्थित ढंग से जनगणना सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिली? स्वीडन में 1749 ईस्वी में देखने को मिली थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे की बात करें अगर हम, तो इसमें कह रहा है कि इंग्लैंड में जनगणना 1801 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड में कब देखने को मिली थी? 1801 ईस्वी में देखने को मिली थी इंग्लैंड की जनगणना। ठीक है, दशकीय जनगणना का कार्य सन 1890 में सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो दशकीय जनगणना है उसका कार्य सर्वप्रथम कहाँ पर देखने को मिला था? तो अमेरिका में देखने को मिला था। किस सन में? 1890 में। ठीक है, इंग्लैंड में जनगणना 1801 ईस्वी में की गई थी। ठीक, स्वीडन में सबसे पहले जो जनगणना देखने को मिली थी वह कब मिली थी? 1749 ईस्वी में, सुव्यवस्थित ढंग से, यानी व्यवस्थित ढंग से जो जनगणना थी 1749 में स्वीडन में देखने को मिली। इंग्लैंड में जनगणना की बात करें तो 1801 में देखने को मिली थी। और दशकीय जनगणना का कार्य 1890 में अमेरिका में देखने को मिला था। ठीक है, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया। ठीक, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना क्रमबद्ध एवं नियमानुसार सन 1881 से प्रारंभ हुई। मतलब दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुई? आप कह सकते हैं 1881 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आगे कह रहा है जनगणना का यही क्रम भारत में वर्तमान समय में जारी है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। ठीक, वह जो 2011 की जनगणना है वह कौन सी जनगणना है? 2011 की जनगणना जो है 15वीं जनगणना। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट छूट रहा है। भारत में प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष पर जनगणना क्रमबद्ध या नियमानुसार सन 1881 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है,
जो ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है? रिपन को जाता है। 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत की जो 2011 में जनगणना हुई थी वह 7वीं थी, और कुल जनगणना की बात करें तो 15वीं जनगणना थी। ठीक है, टोटल भारत में 15 बार जनगणना हुई है, मतलब 15वीं जनगणना 2011 की थी, और स्वतंत्र भारत की पूछे तो 7वीं जनगणना थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत थी? 17.5% थी। यहाँ से देखिए एक एक पॉइंट आपको नोट बनाने होंगे। ठीक है, क्योंकि जनगणना से क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि आप किसी भी पॉइंट को छोड़कर नहीं जा सकते। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और अच्छे से उसका शॉर्ट नोट भी बनाना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो थी वह विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% थी। ठीक है, और भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 2.4% विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है। टोटल विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.4% भारत का है, और टोटल विश्व की जितनी जनगणना है उसका 17.5% भारत की जनसंख्या है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपका कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान था, लेकिन अब पहला स्थान हो गया है। ठीक है, और भारत की 2011 की जनगणना का विषय हमारी जनगणना हमारा भविष्य, मतलब वहाँ उसकी थीम क्या थी 2011 की? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और उसके जो नियुक्त किए गए थे प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना का विषय क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे देखते हैं। जनगणना अधिनियम वर्ष 1948 के अंतर्गत भारत में जनगणना का प्रावधान हुआ। साक्षरता दर मापने की आयु 7 वर्ष होती है। ठीक, जनसंख्या के इतिहास में महाविभाजन वर्ष कम किसको कहा जाता है? 1961 से 71 के दशक में 24.80% हुई थी। ठीक है, जनसंख्या के इतिहास में महाविभाजक वर्ष जो है सन 1961 से 1971 के दशक में 24.80% हुई थी। आगे देखते हैं। भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार है, जो विश्व के 5 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान के लगभग समान है। ठीक है, आगे कह रहा है भारत मूलतः गांवों का देश है। इस देश में कुल 64,930 मतलब 6,40,930 लाख ग्राम शामिल है। ठीक है, कितने हैं? 6,40,930। ठीक, आगे क्या कर रहा है? जिसमें 68.9% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 17.70% थी। ठीक, आगे क्या कर रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो आप कह सकते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर जो थी 1.64% है। भारत में 10 की जन्म वृद्धि दर 18.14%। भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़ है। ठीक है, यानी 51.47%। अगर पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो 51.47% यानी 62.31 करोड़, और महिलाओं की जनसंख्या है 48.53% यानी 58.47 करोड़। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार है 1106, बिहार 1106 हो गया, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829 और हरियाणा 573। ठीक, आगे देख रहे हैं। ये थे आपके अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119 और हिमाचल प्रदेश 123। ये हैं आपके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व और अधिकतम जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो ये आप एक बार 2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको मतलब याद हो जाएगा। देखिए अधिकतम जनसंख्या घनत्व में क्या याद करना है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। और न्यूनतम वाले में क्या करना है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। आप साथ साथ बोलिएगा और अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें दिया गया क्या?
सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके दिल्ली हो गया, आपका चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन दीव और लक्षद्वीप। ठीक, यानी ये 5 केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं। और 5 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले, ये आपके हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, दमन दीव, पुदुचेरी। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य हैं आपके केरल 94.0%, मिजोरम 91.93%। अभी मिजोरम में 100% साक्षरता घोषित की गई, मतलब 100% लोग साक्षर हैं। ठीक है। गोवा जो है 88.7%, त्रिपुरा 87.2% और हिमाचल प्रदेश 82.8% है। भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.4% और आंध्र प्रदेश 67.0% है। ठीक, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप है आपका 91.8%, दमन दीव 87.1%, अंडमान निकोबार जो है 86.6%, दिल्ली है 86.2% और चंडीगढ़ है 86.0%। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश, दादर नागर हवेली है आपकी 76%, पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी है आपका 85.8%, चंडीगढ़ है आपका 86.0%, दिल्ली है 86.2%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 86.6%। ठीक, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, ठीक है, मणिपुर है 992 और छत्तीसगढ़ है आपका 991। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य, हरियाणा 879, सिक्किम 890, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश 912 और बिहार 918। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश, पुदुचेरी 1037, लक्षद्वीप 946, अंडमान निकोबार जो है आपका 876, दिल्ली है आपका 868 और चंडीगढ़ है 818। आगे क्या कह रहा है? भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश, दमन दीव है आपका 618, दादर नागर हवेली 774, चंडीगढ़ 818, दिल्ली है 868 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपका 876। प्यारे साथियों, आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके और हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो आप एक कमेंट प्यारा सा कर दिया कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप नए हैं और हमें और भी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आपसे बस इतना ही अनुरोध है। आप हमारे द्वारा बताए गए कंटेंट से अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका लगातार पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है क्या, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है आपका सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है आपका। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य, ठीक, हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य यानी 6 वर्ष की बात कर रहा है, हरियाणा है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ये सब जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े दिए गए हैं। ठीक, अभी आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप ये हम बात कब कर रहे हैं? 2011 में जो जनगणना दी गई। अभी तो जो है ये 15वीं जनगणना हुई थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, जो 8वीं होनी थी वो अभी हुई नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भारतीय जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप। भारतीय जनगणना के प्रशासनिक स्वरूप की बात करें तो भारतीय जनगणना को संविधान की 7वीं अनुसूची एवं अनुच्छेद 246 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, किस में रखा गया है? आप कहेंगे 7वीं अनुसूची के
अनुसूची एवं अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है ये, ठीक है। जनगणना जो है वो किसका विषय है? संघ सूची का विषय। किस अनुसूची में पाई जाती है? 7वीं अनुसूची में। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 246 के अंतर्गत। संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्यभार केंद्र सरकार एवं गृह मंत्रालय के अधीन है, ठीक। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि मोदी सरकार जो है जातिगत जनगणना कराने के प्रस्ताव को पारित कर रही है, ठीक है। यानी जातिगत जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। तो आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, तो ये संघ सूची का ही विषय है। जनगणना के लिए जनगणना विभाग का गठन किया गया। जनगणना विभाग का उच्च अधिकारी महारजिस्ट्रार या जनगणना आयुक्त होता है। जो उसका उच्च अधिकारी कौन होता है? महारजिस्ट्रार कहते हैं या जनगणना आयुक्त कहते हैं। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक अस्थायी जनसंख्या निदेशालय की स्थापना की गई, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 की, ठीक। इसमें दिया गया है क्या? प्रदेश के वे जिले जिनके नाम में परिवर्तन हुआ है। तो महामाया नगर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आप कहेंगे हाथरस। रामाबाई नगर कानपुर देहात के नाम से जाना जाता है। छत्रपति साहूजी महाराज नगर को अमेठी नाम से जाना जाता है। काशीराम नगर को कासगंज के नाम से जाना जाता है। प्रबुद्ध नगर को शामली, पंचशील नगर हापुड़, ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा और भीम नगर को संभल नाम से जाना जाता है। चलिए इनकी अवस्थिति हम बात करेंगे कि ये इनकी अवस्थिति कहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम ज्योतिबा फूले नगर। एक मिनट, ये है आपका ज्योतिबा फूले नगर और ये कहाँ पर है? तो ये है आपका यहाँ पे, ठीक। ज्योतिबा फूले नगर यानी अमरोहा, इसे आप किस नाम से जानते हैं? तो अमरोहा नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर है ये आपका बिजनौर, ये आपका हो गया बिजनौर। और इसके बगल में ही सटा हुआ ये है आपका मुरादाबाद। नीचे की बात करें तो ये है आपका संभल। संभल जो है जिसे हम भीम नगर के नाम से जानते हैं, ये है आपका संभल, ठीक है। आगे बात करते हैं काशी रामनगर। अगर हम काशी रामनगर की बात करें तो इसे अब किस नाम से जानते हैं? कासगंज नाम से जानते हैं, ठीक है। ये है आपका काशी रामनगर जिसे कासगंज के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर है आपका बदायूं और इसके नीचे की बात करें तो एटा, ठीक, ये सटा हुआ है। आगे बात करें तो प्रबुद्ध नगर, देखिए यहाँ पे है आपका प्रबुद्ध नगर जिसे हम शामली के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये है आपका प्रबुद्ध नगर। इसके ऊपर है आपका सहारनपुर, ठीक है, ये सहारनपुर। ये मुजफ्फरनगर और ये नीचे इसके आपका है बागपत, ठीक है। आगे बात करते हैं पंचशील नगर। तो पंचशील नगर को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे हापुड़ के नाम से जानते हैं। तो हापुड़ के नाम से जानते हैं। तो इसके ऊपर की बात करें तो ये है आपका मेरठ। मेरठ से सटा हुआ है, मेरठ जिला से। नीचे बुलंदशहर से, ठीक है, बुलंदशहर से सटा हुआ है। और इसके बगल में छोटा सा जो कॉर्नर है इसमें है आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और ऊपर हमने आपको बताया ही यानी ज्योतिबा फूले नगर यानी अमरोहा से सटा हुआ है, ठीक। कौन सा? आपका पंचशील नगर जिसे अब वर्तमान में हापुड़ के नाम से जाना जाता है। महामाया नगर की बात कर लें तो महामाया नगर जो है हाथरस के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। अब ये हाथरस के नाम से जाना जाता है तो इसके ऊपर है आपका अलीगढ़, उसके बगल में मथुरा है सटा हुआ। आप इसके नीचे बात करें तो ये है आपका आगरा। मतलब हाथरस जो है आपका ये मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और एटा से सटा हुआ है, ठीक है। मतलब चारों तरफ एक अच्छे ज़िले हैं, घूमने लायक जगह हैं। रामाबाई नगर, अगर हम बात करें रामाबाई नगर की तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? कानपुर देहात के नाम से जानते हैं, ठीक। कानपुर देहात के बगल में ये है आपका औरैया, इसके ऊपर कन्नौज है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे है आपका कन्नौज और उसके बगल में अगर बात करें तो ये है आपका कानपुर नगर, ठीक है, कानपुर नगर हो गया। उसके नीचे की बात करें तो जालौन हो गया और ये है आपका हमीरपुर, ठीक। ये है आपका मतलब कि रामाबाई नगर यानी कानपुर देहात, ये हो गया। आगे देखते हैं छत्रपति साहूजी महाराज नगर, तो जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? अमेठी के नाम से जानते हैं। अमेठी के बगल में है आपका रायबरेली, ये रायबरेली हो गया। सुल्तानपुर, ठीक, सुल्तानपुर हो गया। उसके ऊपर बात करें तो फैजाबाद, यहाँ पे फैजाबाद और ये है आपका बाराबंकी, ठीक। लखनऊ भी सटा हुआ है। आगे चलते हैं। ये तो हो गए वे ज़िले जिनका नाम परिवर्तन किया गया था और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया, मतलब कौन सा ज़िला किससे संबंधित है, क्या किसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है और कौन सा ज़िला किस ज़िले से टच करता है, मतलब, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।
आगे क्या कह रहा है कि अगर 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, इलाहाबाद हो गया आपका, मुरादाबाद और गाजियाबाद, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हो गए, तो आप कहेंगे महोबा हो गया आपका, चित्रकूट और हमीरपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 3 जिले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे कानपुर, हमीरपुर या बागपत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है क्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, आप कहेंगे इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है, आजमगढ़ और जौनपुर, ये सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं, ठीक है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे क्या, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत वाले 3 जिले, मतलब सर्वाधिक कहाँ पर ग्रामीण प्रतिशत ज़्यादा था, तो आप कहेंगे श्रावस्ती हो गया, कुशीनगर हो गया, महाराजगंज। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 जिले गाजियाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है, तो इसमें क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 था और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, गाजियाबाद है आपका, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है। गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना था, 3971, लखनऊ का 1817 और उसके बाद आपका लखनऊ है 2395। न्यूनतम जनसंख्या वाले घनत्व वाले जो जिले थे, ललितपुर हो गया, सोनभद्र, हमीरपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, अगर लिंगानुपात की बात करें तो 912 था उत्तर प्रदेश का। और सब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले की बात करें तो जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, देवरिया। इसमें देखिए जौनपुर की बात कर रहा है तो जौनपुर में 1024 लिंगानुपात था, आजमगढ़ का 1019 और देवरिया का 1017। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले, गौतम बुद्ध नगर का 851 है, हमीरपुर और बागपत का 861, कानपुर, बांदा और मथुरा का है 863, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या, उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 2011 कितना था, 0 से 6 वर्ष तक का 902। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिले, बलरामपुर हो गया आपका, संत कबीर नगर हो गया आपका, बहराइच हो गया, ठीक है। और न्यूनतम पूछ रहा है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे बागपत हो गया आपका, गौतम बुद्ध नगर हो गया और गाजियाबाद हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश नगरों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 648 है। और सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या वाले 3 जिले, बदायूं, बरेली, मुजफ्फरनगर। और न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले 3 जिले, श्रावस्ती हो गया, बस्ती हो गया, चित्रकूट हो गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की अधिवासी स्लम 2011, ठीक। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2011 सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले 10 जिले कौन कौन से हैं, तो ये है आपका मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, मुरादाबाद, ठीक है। ये हो गए आपके क्या, सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले 10 जिले। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हमने क्या बात किया, भारत की जनगणना में, और उसमें भी किसके टॉपिक पर बात की, उत्तर प्रदेश की जनगणना की, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि कोई भी चूक मतलब कोई भी डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी पूरी टीम आपको आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेगी, ठीक है। एक बात और, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का PDF आपको डाल दिया जाएगा और आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।